नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ मिनट पहले ट्वीट करके एक अहम जानकारी दी। करीब 15 घंटे के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण संवाद होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों से बात करेंगे। इस संवाद पर लेफ्ट फ्रंट के कुछ इतिहासकार विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप विवाद छोड़िए और संवाद पर ध्यान दीजिए। मुस्लिम भाइयों के लिए प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा संदेश आने वाला है। एमयू के इतिहास में यह दूसरा मौका होगा जब प्रधानमंत्री यहां के छात्रों से सीधी बात करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री ने 56 साल पहले इसकी शुरुआत की थी। सिलसिला रुक गया था, जिसे नरेंद्र मोदी दोबारा शुरू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बोलेंगे और एमयू के छात्र और प्रोफेसर सुनेंगे। बातें डायरेक्ट होंगी। मोदी और एमयू के बीच में कोई दूसरा नहीं होगा। मुसलमान भाइयों को भटकाने वाले, तरह तरह की कहानियां सुनाने वाले लोग कई मिल जाएंगे। एमयू के बारे में भी कहानियां बहुत सुनाई गई। वीडियो घुमाने वाले 1 साल पहले के वीडियो अब भी बहुत घुमाते हैं, लेकिन तारीख बदल चुकी है। कैलेंडर बदल गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अब प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए रेडी है। कैंपस में जोश है, तैयारी भी जबरदस्त है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जलसे में नरेंद्र मोदी के शामिल होने की खबर जैसे ही कंफर्म हुई, एक साथ कई भौहें तन गई। मोदी के मंशा पर सवाल उछाले जाने लगे। मुसलमानों की राजनीति करने वाले लोग ऐसे सवालों को खूब हवा देते हैं। नरेंद्र मोदी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ आने का यह समय क्यों चुना है? नरेंद्र मोदी देश के मुसलमानों से क्या कहना चाहते हैं? मुस्लिम छात्रों, बुद्धिजीवियों के लिए मोदी का मैसेज क्या है? इस वक्त देश में ना तो चुनाव चल रहा है, ना ही मुसलमानों के बारे में किसी नए कानून का कोई चक्कर फंसा है। इसलिए नरेंद्र मोदी का एमयू के प्रोग्राम में शामिल होने का फैसला चौंकाने वाला लग सकता है, मगर मोदी को करीब से जानने वाले लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए जैसे बीएचयू है, वैसे ही एमयू भी है। नाम से मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी का प्लान सिंपल सा है। मुसलमान छात्रों के एक हाथ में अगर कुरान हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। अब भी किसी को शक है तो नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है और क्या कहा है, इसे सुनते जाइए और समझते जाइए। संसाधनों पर सभी का समान हक है, न किसी का अधिक, न किसी का कम। समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे हो रहे हैं। एमयू का शताब्दी समारोह है। मौका खास है। मोदी से खासम खास बनाने आ रहे हैं। पिछले 1-1.25 साल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में काफी कुछ कहा गया। कई नेगेटिव बातें फैलाई गई। जिन्ना की फोटो और सीएए विवाद को कुछ लोग बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। याद कीजिए, ठीक 1 साल पहले इसी दिसंबर महीने में एमयू को सीएए जैसा विरोध का अड्डा बता दिया गया था। कुछ तथाकथित छात्र नेताओं और देश विरोधी ताकतों ने एमयू को ऐसे प्रेजेंट किया जैसे यह देश विरोधी शरारत का कोई बड़ा सेंटर हो। वो बीते हुए कल का अंधेरा है। मोदी आने वाले कल का उजाला लेकर आ रहे हैं। जो हमारे साथ थे, हम उनके लिए भी हैं। जो भविष्य में हमारे साथ चलने वाले हैं, उनके लिए भी है। जिन्होंने आज हम पे विश्वास रखा है, हम उनके लिए भी हैं, और जिनका विश्वास हमें जीतना है, हम उनके लिए भी हैं। चलिए अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम को करंट अफेयर्स के रेफरेंस में समझते हैं। दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में शीश नवाते नरेंद्र मोदी को देश और दुनिया ने देखा।
प्रधानमंत्री आम हिंदुस्तानी की तरह गुरुद्वारे में जाते हैं, गुरु के तख्त के आगे शीश झुकाते हैं। मोदी गुरुवाणी को ध्यान से सुनते हैं, गुरु के शब्द को मन में उतारते हैं। ये नए किसान कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे सिख किसानों तक नरेंद्र मोदी की आउटरीच का सबसे ताजा एग्जाम्पल है। 3 नए किसान कानूनों पर सरकार और किसानों की बातचीत चल रही है। किसानों के बीच मोदी को बदनाम करने के लिए जो लोग मोदी को सिख किसानों का विरोधी बताते हैं, मोदी ने एक झटके में उनके नैरेटिव की हवा निकाल दी। किसान भाइयों के साथ कानून पर बातें चलती रहेंगी, कानून में कुछ ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन मोदी दुश्मन नहीं। ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है। बाणी ये सानू प्रेरणा करती है। सदगुरु गुरु तेग बहादुर साहब पिताजी के वचन बड़े प्यारे ने। होम मिनिस्टर अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में CAA को लेकर नया बयान दिया है। CAA कानून में लागू किए जाने के नियम अभी नहीं बनाए गए हैं। मोदी सरकार कोरोना से लड़ाई खत्म होने तक इंतजार कर रही है। अभी CAA के रूल्स बनना भी बाकी है और बिकॉज ऑफ कोरोना इतना बड़ा अभियान चल नहीं सकता, इसलिए जब टीका लगने की शुरुआत हो जाएगी और कोरोना की साइकिल टूटेगी, इस पर हम जरूर विचार करेंगे और जब करेंगे तब आपको सूचित भी करेंगे। CAA पर अमित शाह के बयान ने ममता बनर्जी के तेवर गर्म कर दिए। पार्टी में बगावत झेल रही ममता दीदी ने नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को फिर से मुसलमानों का दुश्मन बताना शुरू कर दिया है। BJP is a cheating baj party. Bengali we will say cheating baj. But sorry, English it may be cheater. All my Bengal people are the recognized people and they are the citizens. We all the citizens of this country. They cannot decide the fate of the citizens. Let them decide their own fate. क्या मोदी का AMU जाना मुसलमानों के मन तक पहुंचने की कोशिश है? क्या नरेंद्र मोदी मुसलमानों को भरोसे में लेना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का AMU जाना मुसलमानों को भरोसे में लेने से आगे की बात है। इसके पहले भी कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम भाइयों को सीधा संदेश दे चुके हैं कि उनकी सरकार में भेदभाव नहीं होता। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सरकार का नारा है। लेकिन इसके बावजूद जब CAA कानून आया तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी CAA के विरोध का सेंटर बन गई। AMU को देश की सबसे प्रतिष्ठित और मुसलमानों के सबसे सम्मानित शिक्षण संस्थाओं में से एक माना जाता है। यहाँ दिया गया मैसेज दूर तक जाता है। अब प्रधानमंत्री ने यहाँ जाने की मंजूरी देकर पहला मैसेज दे दिया है। अब वो क्या बोलते हैं उसका भी व्यापक असर होगा। CAA कानून मोदी सरकार की डन डील है। जब से ये कानून बना है, एक भी मुसलमान भाई की नागरिकता नहीं गई। समय ने साबित किया कि मोदी जो कहते हैं वही करते हैं। विपक्ष ने मुसलमानों को भड़काने के लिए जो बातें कही थीं, उनमें सच्चाई कम थी, झूठा प्रचार ज्यादा था। इसलिए AMU में नरेंद्र मोदी आगे की बात करेंगे। मुसलमान भाइयों के लिए मोदी क्या सोचते हैं, इसका संकेत वो खुद कई बार दे चुके हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून ये भारत के किसी नागरिक के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ये कानून उसके लिए है ही नहीं। ये पार्लियामेंट में बोला गया है और पार्लियामेंट में गलत बयानबाजी अलाउ नहीं होती है। ये कानून इस देश के अंदर जो 130 करोड़ लोग रह रहे हैं, उनका इस कानून से कोई वास्ता नहीं है। हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान हैं, जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान हैं, जिनके पुरखे मां भारती की संतान है, भाइयों बहनों, उन पर नागरिकता कानून और NRC दोनों का कोई लेना देना नहीं है। AMU ने मोदी के प्रोग्राम के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की है। प्रधानमंत्री का
संबोधन 2 लिंक पर लाइव सुना जा सकेगा। एक लिंक पीएमओ का होगा जिस पर प्रधानमंत्री के साथ इंटरेक्शन भी होगा। दूसरा लिंक एमयू का होगा। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने सभी छात्रों, पूर्व छात्रों, प्रोफेसरों, रिटायर्ड प्रोफेसरों और कर्मचारियों को इस लिंक से जोड़ने की अपील की है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मोदी का संबोधन देश भर के मुसलमानों के लिए बड़ा मौका है, इसलिए वाइस चांसलर की अपील है कि सभी लोग पॉलिटिकल लाइन से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री के साथ कनेक्ट हों। स्टेट ऑफ हेड्स या आपके कंट्री के हेड को या ग्लोबल जो लीडर्स हम उनको बुलाते हैं वो हमारी खुशियों में शामिल होते हैं। बहुत ही बड़ा जश्न का दिन होता है, ये वो चाहे ससैयद डे हो या कॉन्वोकेशन, और ये 100 सालाना जश्न हो रहा है यानी कि एस्टेब्लिशमेंट को एमयू के। बहुत ही बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर हमारी इस खुशी में शामिल हो रहे हैं। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। पिछले 56 साल में हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में बातें करने वाले प्रधानमंत्री तो कई हुए, लेकिन एमयू जाने वाले, वहां के छात्रों से बात करने की हिम्मत किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिखाई। नरेंद्र मोदी वो करने जा रहे हैं जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया था। मौका ऐतिहासिक है, संबोधन भी ऐतिहासिक होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बड़ा झूठ पकड़ा गया। कुछ घंटे पहले इमरान खान मोबाइल पर एक्टिव हुए और नरेंद्र मोदी के नाम की मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगे। इमरान खान के इस झूठ को पकड़ने वाली रिपोर्ट अब आपके सामने है। पाकिस्तान का कोई भी अखबार उठा लीजिए, आपको हर किसी में एक ही हेडलाइन नजर आएगी। पाकिस्तान के हर एक न्यूज चैनल में एक ही ब्रेकिंग न्यूज बार बार दिखाई जा रही है। भारत ने फॉल्स फ्लैग किया तो पाकिस्तान जवाब देगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आलमी बरादरी को फिर खबर कर दिया। कहते हैं भारत कोई गलती ना करे। भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की मोदी को वार्निंग। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी हीले बहाने से हमले की हिमाकत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत किसी गलतफहमी में ना रहे, किसी भी बहाने से हमले जैसी हिमाकत का शिद्दत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान में जबरदस्त पैनिक है, आर्मी रेड अलर्ट पर है, हाई लेवल मीटिंग का दौर जारी है। पाकिस्तान में इस कदर दहशत, आसमान पर कोई भी हवाई जहाज नजर आ जाए तो सीधे जंग दिखाई देने लगती है। इस खौफ की वजह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद इमरान खान हैं, जिन्होंने 4 ट्वीट पहले इंग्लिश में किए, फिर इतने ही ट्वीट उर्दू में किए। दोनों भाषाओं में एक बात बार बार कही, भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है। हिंदुस्तान कभी भी किसी भी वक्त हमला कर सकता है। इमरान खान दुनिया और पाकिस्तानी आवाम को डरा रहे थे, जबकि पाकिस्तानी जनता उल्टा उनका ही मजाक बना रही थी। कोई कहता एलओसी छोड़ो, क्रिकेट की तरफ देखो। कोई कहता आपसे ना हो पाएगा इमरान, तो एक पाकिस्तानी ट्वीट करके कहता है पहले पाकिस्तान को गरीबी से तो बचा लो। इमरान खान ने दावा किया है कि पीओके के चिरकोट इलाके में यूनाइटेड नेशंस की गाड़ी को भारतीय सेना ने निशाना बनाया है। बाकायदा फोटो भी जारी की है। हालांकि यह दावा पूरी तरह गलत है। भारतीय सेना ने पुंछ इलाके में कोई भी गोलीबारी या फिर पाकिस्तान की गोलीबारी का जवाब नहीं दिया था। पाकिस्तान के मुताबिक जिस वक्त यूएन की गाड़ी पर गोली चलाई गई थी, ठीक उसी वक्त एलओसी पर इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद खुद मौजूद थे। गोलियां चली जरूर थी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से। इस समय पाकिस्तान की तरफ से सीज़फायर वायलेशन शुरू हो चुका है और हम इस समय फॉरवर्ड लोकेशन पे हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार भारतीय सेना की फॉरवर्ड लोकेशन के साथ साथ सिविल एरियाज को टारगेट कर रहा है। कुल मिला के 4227 से ज्यादा सीज़फायर वायलेशन कर चुका है। इस समय 120 mm वेपन का इस्तेमाल करते हुए वो मोर्टार शेल्स को भारतीय सेना की फॉरवर्ड लोकेशन पे लगातार फायर कर रहा है। जहां पर हम इस समय मौजूद हैं, वहां से महज एरियल डिस्टेंस के मुताबिक करीबन 1 किलोमीटर के दूरी पर ही पाकिस्तान लगातार गोले बरसा रहा है और भारतीय सेना भी जवाबी कार्रवाई अब भारतीय सेना ने शुरू कर दी है। ये धमाकों की आवाज आपको आ रही है, बिल्कुल क्लियर है कि इस समय पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज़फायर वायलेशन शुरू करते हुए जो एरियाज हैं उनको टारगेट किया है। ये ठीक सामने आवाज लगातार आ रही है, धमाकों की आवाज है, आर्टिलरी की आवाज है और इसके साथ साथ ये बिल्कुल क्लियर है जो इंडिया टीवी ने आपको अभी दिखाया कि पाकिस्तान वेपन एस्केलेशन के तौर पर लगातार इनका इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल वो इसका एक जीता जाता सबूत है।
इंडियन आर्मी के बहुत सीनियर अधिकारी ने इंडिया टीवी को बताया ये पाकिस्तान का महज प्रोपेगेंडा भर है, क्योंकि जब भी यूएन के ऑब्जर्वर की मूवमेंट होती है तो इसकी जानकारी भारतीय सेना के साथ साझा की जाती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान कह रहा है भारत की तरफ से गोलियां चली, फोटो दिखा रहा है, जबकि वो भूल गया है कि एलओसी पर मोटर्स और बड़े हथियारों से जवाब दिया जाता है। ऐसा होता तो कार में छेद नहीं होते बल्कि पूरी कार के परखच्चे उड़ जाते। पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर बेनकाब हो गया। आजकल एलओसी पर कुछ भी होता है, पाकिस्तान को सीधे सर्जिकल स्ट्राइक का डर लगने लगता है। ये खौफ इस कदर इमरान सरकार पर छाया हुआ है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी हर चैनल में फोन देकर बता रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है, डरना जरूरी है। भी हमें कुछ इत्तलात मिली है, हमारे सिक्योरिटी अपरेटस ने ऐसी उन्हें इत्तलात मौसूल हुई है कि वो कोई सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पेशबंदी कर रहा है और वो माहौल साजगार बनाने की कोशिश कर रहा है, टैसिट अप्रूवल लेने की कोशिश कर रहा है और दुनिया को हम बावर कराना चाह रहे हैं कि हमारे पास ऐसी इत्तलात है और वो अपना कोई रोल प्ले कर सकते हैं तो उन्हें यकीनन प्ले करना चाहिए। ये वही पाकिस्तान है जो सर्जिकल स्ट्राइक के दावों को नकारता था। आज इसकी मीडिया में बस सर्जिकल स्ट्राइक का खौफ ही चल रहा है। एक चैनल हिंदुस्तान के अटैक की भविष्यवाणी कर रहा है तो दूसरा परमाणु युद्ध तक जा पहुंचा। एक दफा तो सीआईए का चीफ सीधा दिल्ली गया वाशिंगटन से और कहा पागल हो, उनके पास 100-150 एटम बम पड़े हैं, पुर्जे जोड़ के तुम्हें उड़ा देंगे। उसकी वजह अमेरिकी नहीं चाहते जंग हो। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कह रहा है, और क्या कह रहा है कि एक न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान। देखिए हल्का सा इशारा दिया जाता है ना, फर्ज कीजिए ये हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ कि हमला करे तो फिर ठीक है हमला करे, यानी बचना चाहिए जंग से, इसलिए जंग है तो कोई अच्छी चीज नहीं है। सवाल ये कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक क्यों करेगा, क्यों करेगा सर्जिकल स्ट्राइक भारत? भारत जो है उसका दिमाग खराब है, बैठे बैठे सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा। क्यों करेगा? वो भारत सर्जिकल स्ट्राइक तब करेगा जब उससे पहले उनकी सरजमीन पे कोई वाकया पेश आएगा। तो सर्जिकल स्ट्राइक वो करेंगे अचानक, कोई उसका रीजन बनाएंगे ना, फॉल्स फ्लैग, तो फॉल्स फ्लैग करेंगे, अपनी सॉइल पे करेंगे, अफगानिस्तान में कहीं और इंडियन इंटरेस्ट की चीज होगी, कहीं कोई अटैक होगा, फिर उसका एक चीज निकालेंगे अंदर से कि ये हमारे पास सबूत है, फिर पूरी दुनिया को बताएंगे, फिर हर जगह बताएंगे, फिर उसके बाद जो है ऐसे ही होगा ना। अल्लाह ना करे, लेकिन पहले उसका ग्राउंड बनेगा सर्जिकल स्ट्राइक का। जब से भारतीय आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने सऊदी अरब और यूएई का दौरा किया है, तब से पाकिस्तान के कुछ ज्यादा ही होश उड़ गए हैं। इस दौरे में क्या हुआ ये टॉप सीक्रेट है, मगर पाकिस्तान में यहां तक दावा किया जा रहा है कि भारत की सर्जिकल स्ट्राइक पॉलिसी में सऊदी अरब और यूएई भी शामिल है। पाकिस्तान अकेला पड़ गया है, अब नहीं बच पाएगा। देखिए इंडिया जिन ममालिक की सपोर्ट सीख कर रहा है सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए, देखिए आर्मी रेड अलर्ट पे है, अलर्ट पे नहीं है, रेड अलर्ट पे। सर्जिकल स्ट्राइक का खतरा हकीकी है और उसके जवाब की तैयारी की जा चुकी है। जिन मुल्कों की सपोर्ट वो सीख कर रहा है, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा अमेरिका की, उसमें अमारात भी शामिल है। और साहब मैं आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, भाई यहाँ दोस्त यहाँ थोड़े हैं और भाई बहुत हैं। हारून साहब मैं ठीक सुन रही हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जिन मुल्कों की वो हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि वो हिमायत कर रहे हैं, दिस इज नॉट माय पॉइंट। अमारात भी शामिल है जी, उसमें अमारात शामिल है। वो तो कहते हैं उनका दूसरा घर है पाकिस्तानियों का। हारून साहब वो आपको बता दिया कहाँ का रिश्ता है जहाँ, और कैसी दोस्ती प्यारे, मुबालगा भी करें तो निभाने तक है। तो इनके ताल्लुक हम निभा देंगे, हम निभा देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर अमारात पे इजराइल ने हमला किया कभी, जो जरूर वो करेगा तो वो सऊदी अरब है। अगर पैनिक पाकिस्तानी टीवी तक सीमित होता तो भी समझ में आता, लेकिन मामला इतना सीरियस है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिन बुलाए भागे भागे यूएई जा पहुंचे। हालांकि वहां पर ना तो उनकी मुलाकात किसी शेख से हो पाई, ना वजीर आजम से। बड़ी कोशिशों के बाद विदेश मंत्री से कुछ मिनट मिले और वापस लौटना पड़ा। हाँ, पाकिस्तान आकर जरूर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं।
मैं वाजे कर देना चाहता हूं कि यूएई हो या सऊदी अरेबिया हो, वो हिंदुस्तान को पाकिस्तान का मुतबादिल नहीं समझते। अगर हिंदुस्तान की ये ख्वाहिश और कोशिश है कि वो पाकिस्तान पर उनको फौकियत देंगे और कोई चॉइस एक्सरसाइज करेंगे, तो ये उनकी गलत फहमी है। और वो जो मेरी तवक्कुआत थी, अल्हम्दुलिल्लाह उन नशिस्तों में वो मेरी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक हमारी गुफ्तगू हुई। हमने ये भी फैसला किया कि इंशाअल्लाह वो अनकरीब पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। मैंने इनको दावत दी है। इमरान खान, उनके मंत्री पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, युद्ध की बात कर रहे हैं। एक खास किस्म का माहौल तैयार किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान की जो मुख्य समस्या है उससे पाकिस्तानी आवाम का ध्यान हट जाए। लेकिन पाकिस्तानियों को क्या चाहिए वो भी देख लीजिए। महंगाई बहुत हो रही है। इमरान खान से हमारी अर्ज है कि महंगाई को कंट्रोल करे, तेल पे पैसा कम करे। हमारे को भी रोजगार नहीं मिला, ये रोजगार अब यही कमाते यही रोजगार बहुत बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। तो अभी जो पेट्रोल भी बढ़ गया है, कीमतें बढ़ गई इससे। हाँ, इससे कम करना चाहिए। महंगाई कितना हो गया, हम गरीब लोग कितना गुजारा मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल, सबका गुजारा मुश्किल हो गया। सभी का मुश्किल है, गैस भी नहीं है, घरों में गैस नहीं है। ऐसी हुकूमत कभी नहीं पाकिस्तान में आई, इतना इसने महंगाई कर दिया। शुरू में चढ़ा था, बोला हम गैस पे बिजली के बिलों पे कंट्रोल करेंगे, अब वही ये देखो कहाँ कंट्रोल किया और बढ़ा दिया। पाकिस्तान का जो असली चेहरा दुनिया के सामने इमरान छिपाना चाहते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। इसके बारे में इमरान खान न कभी ट्वीट करेंगे, न कभी उनके मंत्री बयान देंगे। पाकिस्तान की हालत इतनी बदतर हो गई है कि चूल्हा जलाने तक के लिए गैस नहीं बची। घरों में गैस सप्लाई करने के लिए सीएनजी पीएनजी पंप बंद करने पड़े हैं। सूबा सिंध में गैस बहरान पिछले साल मौसम सरमा के मुकाबले शदीद हो गया। गैस प्रेशर में कमी के बायस घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। कराची के घरेलू और सनती सार्फिन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तफसीलात बताएंगे अली इमरान सैयद। जी, मुल्क में पिछले मौसम सरमा के मुकाबले में रवा मौसम सरमा गैस का जो बहरान है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार किया है। पहली मरतबा ये हुआ है कि LNG बेस्ड CNG पम्प्स भी बंद हैं। जो इंडस्ट्रीज़ हैं, साइट इंडस्ट्रियल एरिया समेत कराची की मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल एरियाज़ में गैस प्रेशर बहुत कम है। घरेलू सार्फिन सिंध भर के और कराची के भी बहुत मुश्किल का शिकार है। जिन इलाकों में नहीं भी किल्लत होती थी वहाँ से इतलात हैं कि रात 12 बजे वहाँ की भी गैस बंद की जा रही है। आवाम को खाना पकाने में या ये कि दीगर जो उमूर हैं उनकी अंजामदही में इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इमरान खान ने नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया था जो मदीना की रियासत जैसा होगा। हकीकत ऐसी है, लोग गैस छोड़ लकड़ियों से खाना बनाने को मजबूर हो गए हैं। हमारी जो गैस नहीं आ रही, घरों पे शॉर्ट हुई है गैस। ये तो नई पाकिस्तान की मेहरबानी है। देखिए गैस भी नहीं आ रही और कितनी परेशानियां हैं कोरोना को लेकर। जॉब वाले कितने काम नहीं, कितने लोग परेशान हैं। जॉब से लग निकालने, सैलरियां बढ़ाने रहे, कितनी मुश्किल हो गई आवाम के लिए। आजकल कोई चीज खरीदने निकलो इस उधर महंगा सामान है, क्या खरीदे। ये पेट्रोल महंगा हुआ तो फिर हर चीज पे आग लग गई है। तो अभी घर में गैस नहीं हो तो किस तरह गुजर बसर चल रहा है, किस तरह खाना वगैरह पका रहे हैं। हम लोग इस तरह पकाते हैं, सिलेंडर ले लेते हैं, इस तरह से पकाते हैं, या फिर वो चूल्हों की अंगीठी बनाते हैं लोहे की, उस पर खाना पकाते हैं। क्या करें, पुराने दौर में चले गए दोबारा। पुराने दौर में ये हुकूमत पुराने दौर में पहुंचा देती है, दोबारा भूलने नहीं देती पुराने दौर को। पाकिस्तान की आवाम खाने को तरस रही है। इमरान खान मंच पर खड़े होकर लोगों को बता रहे हैं मिडल ईस्ट के केले और सेब खाने में कैसे होते हैं। अजब पाकिस्तान के गजब वजीर आजम। हमारे पास इस वक्त जो सब्जियां हैं दुनिया में बेहतरीन सब्जियां हैं। हमारा फल है, दुनिया में माना जाता है, लेकिन बिकता नहीं है क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। अब ये मिडल ईस्ट में यहाँ से जो सब्जियां और जो हम फल एक्सपोर्ट कर सकते हैं कोई मुकाबला नहीं कर सकता पाकिस्तानी फल का। आप मिडल ईस्ट में कई दफ़ा सेब खाएं और केला खाएं तो उसमें फ़र्क ही नहीं पता चलता। इमरान खान पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, चाहे पाकिस्तान में या वर्ल्ड वाइड। इमरान खान के खिलाफ विपक्ष भी एकजुट हो गया है। उनकी कमियों को गली गली सड़क सड़क में जाकर बताया जा रहा है। मैं समझता हूं कि जो ये हुकूमत है ये ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ ही नहीं।
हमारा हुकूमत अवाम का दर्द, अवाम का दुख, अवाम का परेशानी को महसूस नहीं कर रहे। इनका जज्बा, इनका जोश, इनका नाराज़गी, उनका नफ़रत इस निज़ाम से, जहां उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, जहां हम तारीखी महंगाई, तारीखी बेरोज़गारी और तारीखी गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं और हमारा मुल्क का कठपुतली वज़ीर आज़म इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता कि आप इन परेशान अवाम के लिए, इन बेबस लावालिस अवाम के लिए जो खुदकुशी करने पर मजबूर है, आप उनके लिए क्या करेंगे, उसका जवाब नहीं है। वो कहता है मैं क्या करूं, हम वेल्थ जनरेट करेंगे, मगर इस बात का जवाब नहीं है। दुनिया में नए कोरोना वायरस ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। जगह जगह लॉकडाउन लग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि कोरोना से तो फिर भी बच जाएंगे, इमरान खान से कौन बचाएगा। सरप्लस गैस मुल्क में छोड़ के गई, लेकिन आज भी मुल्क में ना गैस है और ना बिजली है। इमरान खान जिस सर्जिकल स्ट्राइक की बात बार बार कर रहे हैं, जिसका डर वो आवाम में फैला रहे हैं, वो भले एलओसी पार से ना हो, मगर पाकिस्तान के अंदर से जरूर होगी, क्योंकि पाकिस्तान मान चुका है इमरान खान उनकी सबसे बड़ी गलती है। और अब बात करते हैं बंगाल की राजनीति की। ममता बनर्जी ने कल गृहमंत्री अमित शाह के हमले का जवाब देने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी 8 दिन बाद बोलपुर के उन रास्तों पर भी निकलेंगी जहां कल अमित शाह ने रोड शो किया था। लेकिन ममता के सियासी बदले की तस्वीर आज नादिया की दीवारों पर लिखी नजर आई। रिपोर्ट बहुत परेशान और चिंतित करने वाली है। बंगाल में सियासी रक्त चरित्र का मजमून देखिए। दीवारों पर बांग्ला में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया, बंगाल में अगर बीजेपी को वोट दिया तो मार दिए जाओगे। टीएमसी को वोट ना देने की गलती की तो खून की नदियां बहेंगी। आपने क्या देखा? मैं जब सुबह उठा तो लोगों ने कहा दीवार पर लिख दिया है। लोग मुझे आकर बता रहे हैं कि ये लिखा वो लिखा। तब जाकर मैंने देखा, मैं नहीं जानता हूँ कि ये सब कौन लिख रहा है और किसने लिखा। बीरभूम में जिस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, ठीक उसी वक्त वहां से 131 किलोमीटर दूर बंगाल के नादिया जिले में दीवारें धमकियों से रंगी जा रही थी। इससे डरता नहीं है। ये ट्रेंड तो चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है। हम लोग का बहुत आज तो 136 बीजेपी कार्यकर्ता को वो लोग मर्डर किया है। एमएलए एमपी को भी छोड़ा नहीं है, टांग पेड़ पे टांग दिया है। देखिए, हम सब खून खराबी करना नहीं चाहते हैं। प्यार से प्रजातंत्र जो हिसाब है गणतांत्रिक रूप से हम करना चाहते हैं। वो लोग वो डर के मारे दे रहे हैं। अभी उनके पास आदमी नहीं है। उनका जिला पार्टी जो है, उनका जिला पास पार्टी अब इसका जितना कार्यकर्ता है 20-30% कार्यकर्ता हम लोग फोन में बात करते हैं। वो लोग जो किसी तरह इसको हटाओ, ये हम लोग का हम तो तृणमूल पार्टी करते हैं, फिर भी अत्याचार से हम लोग तंग आ गए हैं। आदमी के लिए बच नहीं पा रहा है, गरीबों का खून चूस रहा है ये पार्टी। ग्रास रूट लेवल का जो कर्मी है वो अभी हमारे साथ में है, उनके साथ कोई नहीं है, इसलिए वो गुंडागर्दी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो रैली कल हुआ है अमित शाह जी के साथ, उन रैली प्रूव कर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब ग्रास रूट तक पहुँच नहीं है। नदिया जिले में मतदाताओं को धमकाने के लिए दीवारों पर बांग्ला में लिखा गया, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एक भी वोट पड़ा तो हम खून की नदियां बहा देंगे। अगर बीजेपी को एक भी वोट देने की बात सोची तो अपने प्रियजनों के श्राद्ध का इंतजाम कर लेना होगा। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के शांतिपुर इलाके में बीजेपी समर्थकों के लिए लिखी धमकी के नीचे मनोज सरकार का नाम लिखा था। मनोज सरकार को इलाके के शरारती तत्वों में गिना जाता है। देखते देखते इन धमकियों से शांतिपुर की कई दुकानें और घरों की दीवारें भर गई।
ठीक इससे 24 घंटे पहले यानी शनिवार को उत्तर 24 परगना के इलाके में भी ऐसी ही धमकियां लिखी गई थी। 130 कार्यकर्ता खून हो गया इस जिले में और 160 एनडीपीएस केस जो जिसको गांजा बोलता है उस केस में भर दिया। हम लोग को भी धमकी दे रहा है, कांच पानी केस में भरेंगे, गांजा केस में भरेंगे। फिर भी हम लोग बोले देखा जाएगा, आप भी भरिए, हम लोग का भी सीना चौड़ा है। जिस केस में आप लोग दीजिएगा उस केस में हम लोग जेल जाएंगे भारतीय जनता पार्टी। और जब इन धमकियों से दीवारें रंगी जा रही थी उसी वक्त नॉर्थ 24 परगना से 136 किलोमीटर दूर मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी समेत टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस के 50 विकेट गिर चुके थे। कांग्रेस पार्टी से आज एक दुख की खबर आई। मोतीलाल वोरा नहीं रहे, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसकी तस्वीरें एक ब्रेक के बाद।